हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हम अभी तक चैप्टर नंबर 7 तक देख चुके हैं और आज बेसिकली हम चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे। और चैप्टर नंबर 8 है हमारे सामने, खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। जैसा आपको पता है, छोटी सी कहानी के साथ हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं, जोड़ते हैं, लिंक करने की कोशिश करते हैं। और पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था कि जो अशोक है एक अनोखा सम्राट क्यों है, इसके विषय में हमने आपकी बात की थी। तो आज हम लोग आपका शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। लोहार की दुकान पर प्रभाकर। ठीक, प्रभाकर लोहार को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हाथे के कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जाल पर थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहार की एक छड़ को गर्म करके उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। देखिए, आपकी क्लास का कोई आपका ही जैसा आपका सहपाठी कोई बच्चा रहा होगा, जब आप लोहार को देखते होंगे तो लोहार क्या करता है, लोहे की किसी सलाख को या छड़ को उसको आग में लगाता है अपनी भट्टी में, फिर उसको गर्म करता है। जैसी वो लाल हो जाती है फिर उसके बाद उसे क्या करता है, उसकी पिटाई करता है ताकि जिस आकार में भी उस लोहे को ढालना चाहे वो उसको ढाल सकता है। और ये सारे काम करते हुए ये क्या लग रहा था, आपका जो आप ही की तरह बच्चा प्रभाकर, उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। ठीक, तो अब शुरू करेंगे यहां से कहानी लोहे के औजार और खेती के साथ। अब पैटर्न वही है, क्रम वही है। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से खड़ा हो, माइक ले, चैप्टर को पढ़े, फिर मैं आपको समझाऊं। चलिए, आज सबसे पहले मौका मिलेगा जीजीआईसी ऋषिकेश को। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? माय नेम इज नीलम। ठीक है बेटे नीलम, आप पढ़ना प्रारंभ करो। नीलम, लोहा का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे को औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। करीब 25 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल से इमारतें से इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई, समृद्ध गांवों के बिना राज्यों तक उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिन तरह कृषि के विकास में नए औजारों तथा रोपाई अध्याय 5 महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ठीक है, बनाए गए। जीजीआईसी ऋषिकेश। बेटा नीलम, आप बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ध्यान देते थोड़ा सा। बात करें लोहे के औजार और खेती।
यानी कि लोहे के औजार से हमारी खेती में किस प्रकार प्रभाव पड़ा, क्या बदलाव हमको देखने के लिए मिला, इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग आपको पढ़ लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मेरा बताइए, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में हमें लोहा मिला था? अगर कोई पूछे तो नहीं, हमें सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की जानकारी नहीं थी। चलिए देखते हैं। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है, लेकिन लोहे से ही आपकी कार वगैरह ऐसा क्या चीज है जो आपका लोहे का जिसका हम लोग प्रयोग नहीं करते? लोहे की चीजें आज रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई, यानी कि हम लोग लोहे की चीजों को डेली यूज में अपना लाते हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ। महापाषाणों में कवरों और लोहे के औजार बड़ी संख्या में मिले हैं। देखिए पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था महापाषाण की कबर। महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, और कबर मतलब जिसमें आदमी को दफनाया गया था, और जिसमें हमने पोर्ट होल की बात करी थी बेसिकली। तो हमें क्या मिले थे? वहां लोहे के औजार मिले थे और बड़ी संख्या में हथियार मिले थे। तो सबसे पहला एविडेंस हमको वहां मिला। तुमने इसके विषय में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है। तो ये चीज हमने कहां पढ़ी थी? पोर्ट होल के विषय में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी थी। करीब 2500 साल पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसमें जंगल को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के हलों का भी फाल का शामिल किया गया था। अब जंगल को साफ करना है, उसमें उपयोग करना है, तो क्या था आपका? कुल्हाड़ी और जुताई के लिए बहुत सारी चीजें जैसे हल वगैरह, ये सब चीजें इसमें बनाई जाती थी। देखिए पहले अगर पेड़ों को काटना है तो आपका पत्थर से ही पेड़ों को काटते थे। जब आपकी कुल्हाड़ी बनने लग गई तो आपका पेड़ों को किससे काटते थे? आपका कुल्हाड़ियों से। जमीन को पहले लकड़ी के हल से हम लोग हल लगाते थे, अब लोहे के फलक के साथ हम लोग लगाते हैं। और ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में कि इससे क्या हो गया था? कृषि का उत्पादन बढ़ गया था। सिंचाई, अब देखिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, जिस तरह से लोहे ने ये आपके सारे चेंजेस किए, ऐसा ही एक कदम उठा जिसने आपका कृषि के उत्पादन को बढ़ा दिया, और वो था आपका, ध्यान देना है आपको, सिंचाई। समृद्ध किसानों के बिना राजा तथा उनके राज्यों के बना रहना मुश्किल था, जिससे कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई क्या हुई? सिंचाई उपयोगी साबित हुई, और नहर, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय आपके बनने लग गए थे। ठीक, यानी कि सिंचाई ने क्या कर दिया? हमारे कृषि उत्पादन को आपका कई गुना तक आपका बढ़ा दिया। अब ये कुछ इमेजेस हैं जो आपका लोहे से बने कुछ औजार हैं, हथियार हैं, आप इनको देख सकते हैं। सूची इनकी दी गई है, हाशिया मिला है जिसको हम ठीक, कुल्हाड़ी और संडासी, लोहे की 5 चीजों की आप लोगों को सूची बनानी है कि जिनका आप लोग प्रयोग करते हो। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? सर मोहित सिंह अधिकारी। अधिकारी मोहित सिंह अधिकारी। चलिए आप पढ़ना प्रारंभ करें बेटे। गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वल्लेला, साधारण हलवाओं को उड़ाहार और भूमिहीन मजदूरों को कडासियार और अधिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव के प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद में कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजकों के पद पर आमतौर इस गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इसकी जमीन पर इसके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा कर वसूलने का काम ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी-कभी पुलिस का काम करते थे। ग्राम के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इसमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे
जिनके जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, इसमें दास कर्मचारी आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने का अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। आप बैठ जाइए बेटे। चलिए, अब बात कर रहा है कि गांव में कौन रहते थे, गांव में रहने वाले लोग कौन थे। ऑब्वियस बात है, जो गांव के लोग उस समय रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, कैसे भी वर्ग में आपका डिपेंड करते हैं, जो भी काम करते हो, लेकिन रह कहाँ रहे थे आपका गांव में। जैसे इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्से में अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग थे। कैसे लोग थे? 3 तरह के लोग थे। सबसे पहले देखना, बड़े भूस्वामी को क्या बोलते थे? बेतलाल। साधारण हल वालों को क्या कहते थे? उणवार। और भूमिहीन मजदूरों को और दास को क्या कहते थे? कैडसियार। और ये क्या थे? साथ में लोग इनको आदिममय भी आपका कहते थे। तो ये 3 वर्गों में बेसिकली आपका बटा हुआ था। कितने में बटा हुआ था? 3 वर्गों में, यानी कि 1, 2 और ये दोनों को मिला दें तो 3। इस तरह से गांव का समाज आपका बटा हुआ था। इस तरह के लोग गांव की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में रह रहे थे। ठीक, देश के और बहुत सारे हिस्से थे जहां भी इस तरह की व्यवस्था थी, लेकिन इस तरह से नहीं बोलते थे उनको। गांव की व्यवस्था थी तो गांव की एक अपनी पर्सनल इकाई थी, यूनिट थी, गांव का कोई हेड था। कह रहे हैं देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, यानी कि जो गांव का प्रमुख व्यक्ति होगा उस प्रमुख व्यक्ति को बोलेंगे भोजक, यानी कि जो गांव का प्रधान उसको क्या बोलेंगे? ग्राम भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग कई पीढ़ी तक बने रहते थे, यानी कि गांव का जो भोजक अगर कोई बन गया है तो ये पद कैसा हो गया? अनुवांशिक। अनुवांशिक का मतलब है आज कोई व्यक्ति है, कल उसका पुत्र होगा, फिर उसके पुत्र का पुत्र होगा, फिर उसके पुत्र का पुत्र होगा, तो इन्हें बोलते हैं अनुवांशिक। क्या कहते हैं? अनुवांशिक। तो क्या हो गया? ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, यानी कि ग्राम भोजक कौन था? जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होगी वो क्या है? वो गांव का ग्राम भोजक है। ठीक, साधारणतः क्या होता था? इस जमीन पर दास और मजदूर काम करते थे। दास मतलब जिन्हें उन्होंने खरीद रखा है, और मजदूर जिनसे वो आपके किराए पर काम करवाते थे। राजा भी कर वसूलते थे और इनका काम इन्हें सौंप देते थे। ये न्यायाधीश के का और भी अन्य पुलिस का काम भी करते थे, यानी को कोई किसी को गांव का फैसला सुनाना है, किसी का कोई मुकदमा झगड़ा हो गया है तो उसको भी ये निपटाते थे। कौन? ग्राम भोजक। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे जिन्हें गृहपति कहते थे, यानी कि ऐसे कृषक जो किसी के अंडर नहीं आते, क्या बोलते थे उनको? आपका गृहपति कहते थे। इन्हें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। क्या होता है इसमें? ज्यादातर आपका जो छोटे किसान हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे भी थे जिनके स्त्री और पुरुष जिनके पास कोई जमीन नहीं थी। इनमें दास कर्म कारक आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने का अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे भी शिल्पकार रहते थे, यानी कि जमींदारों से अलग, ग्राम भोजक से अलग, गृहपति से अलग, मजदूर और दासों से अलग भी ऐसे लोग थे जो लोहार, बढ़ई इत्यादि ये सारे लोग हैं आपके इस कैटेगरी में आपका रह रहे थे। अब बात कर रहे हैं, देखिए, प्राचीनतम आपका तमिल रचना है। तमिल का प्राचीनतम रचनाओं में अगर साहित्य देखें, हमें साउथ का कोई खास ज्यादा क्या नहीं मिलता, हमको ग्रंथ नहीं मिलते, बस एक ही मिलता है, संगम साहित्य। और इस संगम साहित्य से हम साउथ के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये देखिए, ये है भारत, तो इसके नीचे की जानकारी जो हमको प्राप्त होगी ये कहां से मिलेगी? जो आपका संगम साहित्य है, इस संगम साहित्य से हमें जानकारी मिलती है। ठीक, और ये अगर हम बात करें इस वाले भारत की, जो ये पाठ है ऊपर का प्रायद्वीपीय वाला, इसकी जानकारी जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमें बहुत सारे ग्रंथ, वैदिक, ऋग्वेदिक, इन सब चीजों से हमको जो है प्राप्त
हो जाती है। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, तो करीब कह रहे हैं कि 2300 साल पहले इन्हें संगम कहा गया, क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन का इनका संकलन किया गया था, जहां गांव में रहने वाले जिन तमिलों का नाम का उल्लेख है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। यानी कि 2300 साल पहले एक कवियों का सम्मेलन हुआ, उसमें क्या हुआ, तमिल साहित्य की रचना हुई। ये सब चीजें इसमें देखने के लिए हमें मिलती हैं। चलिए, तो ये सब इसमें दौर था। सबसे पहले पूछिए, किसी का कोई डाउट है, किसी कोई क्वेरी है, किसी कोई प्रश्न है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, आप अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? विवेक पांडे। ठीक है विवेक पांडे जी, आप पढ़ना प्रारंभ करें बेटा। नगर क्या कहती है कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकला और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया, जहां एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। चलिए, इसी को पढ़िए फिर, इसी बात। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो। अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घास के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस कहानी में आए व्यक्तियों की व्यवसायों की सूची बनाओ। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि वे क शहर में, ख गांव में या फिर ग शहर तथा गांव दोनों में रहते थे। घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यवसायों को अपना सकती थी? उत्तर के कारण बताओ। चलिए बैठ जाइए जी। ऐसे गंगानगर, बहुत अच्छे बेटा, अब बैठ जाइए। देखिए, ये कहानी हमको क्या दिखा रही है? सबसे पहले हम ऊपर से प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि जो जातक कथाएं होती थी, जातक कथा का मतलब समझते हो? जब आप छोटे होंगे या आज भी देखिए, कुछ कहानियां प्रचलित हैं मौखिक रूप से। कैसी हैं? कुछ कहानियां प्रचलित हैं। चंदा मामा की हो गई, राजा की हो गई, उसके युद्ध की हो गई, हंस कहानियों की, ऐसी जो कहानी आपने सुनी होंगी, तो ये कहानी ही जातक की कहानियां है। तो इन सारी कहानियों को क्या किया गया है, जो बौद्ध भिक्षु थे, जो भीख मांगते थे दर बदर,
तो उनको ऐसी जातक कहानियां सुनने को मिलती थी। लोग सुनाते थे कि एक राजा था, उसने ऐसे किया, एक व्यक्ति था, उसने ऐसे किया, एक रानी थी, वो ऐसे युद्ध लड़ी। तो ये जो बौद्ध भिक्षु थे, इन कहानियों को सुनते थे और इनको सबको लिख लिया करते थे। ठीक, तो आप देखेंगे जो कहानी आपके माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी जो आपको सुनाते हैं, वो किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलेंगे। वो कैसे हैं? वो माउथ टू माउथ, यानी कि आज आपको सुनाई जा रही हैं, कल आप अपने बच्चों को सुनाएंगे, वो अपने बच्चों को सुनाएंगे। हालांकि आज के इस तकनीकी दौर में ये क्रम थोड़ा सा आपका समाप्त हो गया है, लेकिन गांव में आज भी बरकरार है। क्लियर है? क्योंकि शहर में तो क्या आ गया, आप सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल आ गया, सब अपने यूट्यूब में लगे रहते हैं और कहानी किससे सुनते रहते हैं। लेकिन पहले क्या था? पहले ये माध्यम था गांव के अंदर, इस तरह से कथाएं आपके ट्रांसफर होती थी। क्लियर है? बहुत सारी ऐसी चीजों में आपके रामायण के कुछ श्लोक आपको मिलते थे सुनने के लिए। महाभारत की कोई चीज का किसी खंड पाठ के विषय में लोग आपको बताते थे। तो ये जातक कथा के रूप में लोग हमको सुनाते थे और हम उन्हें सुनते थे। तो ऐसी ही कथा है एक चतुर गरीब व्यक्ति की। अब आप देखोगे, जैसे इसमें पढ़ा है कि उसके पास कुछ नहीं था, एक खाली मरा हुआ चूहा था उसके पास। अब वो क्या करता है? मरे हुए चूहे को एक किसी मालिक के पास भेज देता है जो आपका बिल्ली पालता है, और बिल्ली के खाने का क्या है? वो साधन है, कौन? चूहा। अब उसे कुछ पैसे मिल गए। अब देखिए, जोरदार आंधी आई शहर में, और राजा का जो बाग था या जो आपका बगीचा था, उसमें टहनियां आपका टूट गई। अब इतने बड़े क्षेत्र में अगर किसी एक व्यक्ति को सफाई करने के लिए बोल दिया जाए तो उसके लिए बड़ा आपका नामुमकिन सा होगा। लेकिन उसने क्या दिमाग लगाया कि उसने उस व्यक्ति की हेल्प ले ली कि आप साफ कर दोगे? उन्होंने कहा मैं कर दूंगा, मैं कुछ पैसे दूंगा आपको। उसने कहा मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, आप क्या करें, जो उसकी टहनियां हैं, पेड़ पत्ते आप मुझे दे दें। अब राजा के नौकर ने समझा कि भाई ना पैसे देने ना कुछ करना, टहनियां बाहर निकाली, टहनी उठा के ले जाएगा लकड़ी वगैरह, और सारा बगीचा साफ, तो मुझे तो कोई आपका टेंशन ही नहीं है। अब उसने बच्चे पकड़ लिया आप जैसे कि चलो मैं सबको आपका टॉफियां खिलाऊंगा, आपको मिठाइयां खिलाऊंगा, आप मेरे साथ काम करो। अब बच्चों ने बहुत सारा झुंड आया और पूरी सब तरह से बाग को सफाई किया, उसको बाहर रख दिया। अब ऐसे ये कौन आया? राजा आया। तो आपके राजा का कौन आया बच्चों? कुम्हार। अब उसको बर्तन को आपके पकाने के लिए बच्चों किस चीज की आवश्यकता थी? ईंधन की आवश्यकता थी। अब उसने वो ईंधन क्या कर दिया? उसको बेच दिया। अब जो उसको बिका उसने क्या कर लिया? घड़ा ले लिया और लोगों को पानी पिलाना शुरू कर दिया। अच्छा काम किया, लोग उससे खुश हो गए। फिर उसने भी फायदा उठाया लोगों का पूरा। उसने बोला, जैसे उसको जानकारी मिली कि एक घोड़े का व्यापारी कहाँ आ रहा है शहर में अपने घोड़े बेचने के लिए। अब उसके पास 500 घोड़े हैं। अगर 500 घोड़े हैं तो 500 घोड़ों को कुछ खिलाने के लिए कुछ घास वास उनको चाहिए होगी। अब नए शहर में आ रहा है, अनजान है, वो नहीं जानता किस रेट में घास मिलेगी। उसने घास काटने वालों से बात करी कि आप मुझे क्या दे दें? एक एक घास का गट्ठर दे दें, और जब तक मेरी घास ना बिक जाए आप अपनी घास ना बेचें। अब जब कोई व्यक्ति बाहर से आया है, अब उसे पता है यही केवल 500 गट्ठर है और कोई घास है ही नहीं, मैं बार्गेनिंग नहीं कर सकता, कोई दूसरा विकल्प ऑप्शन मेरे पास नहीं है, तो जिस रेट में वो घास देगा उस रेट में मेरे को खरीदनी पड़ेगी। अब उसने क्या करा? उन 500 गट्ठर को, घास को कितने में आपका बेच दिया मेरे प्यारे बच्चों? 1000 सिक्के में उन्होंने बेच दिया, और वो घास के 1000 सिक्के में जो गट्ठर है वो आपका खरीद लेता है। तो इस तरह से एक मरे हुए चूहे से क्या मिलेगा? 1 पैसा, 2 पैसा, 1 रुपया। उस एक मरे हुए चूहे से उसने बच्चों कितने पैसे कमा दिए? 1000 सिक्के। ठीक, तो आप अगर समय पर अपने सेंस के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ अगर आप चीजों को देखते हैं कि कहां पर अपॉर्चुनिटी है, कहां पर भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसी अनुसार अगर आप ये सारी थ्योरी अपने जीवन में भी अपनाएंगे तो आप सोचिए कभी भी निराशा आपके पास नहीं लगेगी, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक उत्साह जो है आपका बरकरार रहेगा। तो इस कहानी से आपको सीखना चाहिए कि जिसके पास कुछ नहीं था, एक मरे हुए चूहे से अलग, उसने 1000 सिक्के कमा लिए। आपके पास तो सब कुछ है, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप में बहुत सारी क्वालिटी आपके अंदर आपका डेवलप होगी, और धीरे धीरे ये चीज आपके अंदर अच्छी बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ठीक, चलिए देख लिया इतना।
प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। नगरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। अध्याय 5 में वर्तिक अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसे कि तुमने पढ़ा, इसमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे, जैसे कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो। अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए उपयुक्त होते थे। प्रातः ये वसलकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक ना पाए हो। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसे भी एक विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है जिन पत्तनों पर वह गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में भरूच ढूंढो। अब उनके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। कोई और बच्चा? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बेरीगाज भरूच का यूनानी नाम की कहानी। बेरीगाज की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते हैं। बेरीगाज में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, मोगेद, कानिलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से नियंत्रण किया जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर सुंदर और औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। बेरोजगार से आयात और निर्यात होने वाली चीजों की सूची बनाओ। 2 ऐसी चीजें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। ठीक है, बैठ जाइए। आप जीजीएस सीरीज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था? बहुत सारे शहर पढ़े और कुछ हमने महाजनपदों को देखा और उनकी राजधानी देखी। एग्जाम्पल मगध, बज्जी, संघ, कुरुचेल, पांचाल, इन सबको हमने महाजनपदों को देखा था। ठीक। अब देखिए, जैसे तुम ऊपर के चित्र को देख रहे होंगे तो अनेक इसमें वायलकूप मिलेंगे। वायलकूप, गुसलखाने। देखिए, ये शब्द है गुसलखाना। असल में बाथरूम को उर्दू में बोलते हैं गुसलखाना। क्या कहते हैं? बाथरूम को उर्दू में बोलते हैं गुसलखाना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इस तरह का था। चित्र को देखिए, थोड़ी सी एक पिक्चर बन जाती है, दिमाग में याद रहता है। इसलिए मैं पिक्चरों को बड़ा गौर करके आपको दिखाता हूं कि आप देखिए क्या है।
दिल्ली में मिला वायलकूप हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी का व्यवस्था से कैसे भिन्न है। अब ये देखिए, यहां पर जल निकासी की व्यवस्था कैसी है और हड़प्पा में आपने देखा होगा वहां क्या थी। क्लियर है। हमने एक बहुत बड़ा आपका स्नानागार देखा, हमने आपका देखा कि वहां की जो आपके बाथरूम थी, छोटी नालियां उनसे कहां कनेक्ट होती थी, बड़े नालों से कनेक्ट होती थी। बड़े नाले कैसे बने थे आपके बच्चों, ईंटों के बने थे, ढके हुए थे और शहरों के बाहर निकलते थे। ये बेसिकली अंतर है इसमें और उनमें। अगर आप इनके बीच का डिफरेंसेस करते हैं, देखिए सांची की मूर्ति कला, यह मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप में मूर्ति कला का नमूना मतलब एक एग्जाम्पल है जो हमें सांची में मिला है। इस शहर में जीवन का आपका दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे और इसे दीवार पर देखोगे। ईंट पर ईंट बनाई गई है, फिर लकड़ी या पत्थर से, और फिर रेलिंग लकड़ियों की बनाई गई है। अब ये इमेज देखिए, आप साइड में दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये रेलिंग है, ये डिजाइन है, ये कुछ इस तरह आकृति है। अच्छा, आप मुझे अच्छी बताइए, आप जब पेंटिंग बनाते हैं, मैं कहूं कि आपको पहाड़ की पेंटिंग बनानी है, तो आप क्या करते हैं, पहाड़ बनाते हैं, उसमें घास उगाते हैं, पेड़ उगाते हैं, सूरज निकालते हैं, पंछी बनाते हैं, आसमान दिखाते हैं। तो ये क्या है, ये हिमालय का पहाड़ का सजीव वर्णन करते हो। और ऐसी चीजें आपने देखी होंगी जो बड़े बड़े शहर हैं, आप देहरादून आइए, हल्द्वानी आइए, उधम सिंह नगर जाइए, हरिद्वार जाइए, तो इस तरह की पेंटिंग आपको बनी दिखाई देगी, ताकि लोग वहां से अगर आते जाते गुजरे तो उन्हें पता लगे कि ऐसा कुछ सजीव चित्रण हमारे यहाँ है। ठीक है, इसलिए होती थी ये सारी चीजें। ये आप देखिए, दिखाई दे रहा है, एक स्पेशल डिजाइन आपको दिखाई देगा, कुछ पत्थर का बना है, कुछ लकड़ी का बना है। उसकी रेलिंग देखिए, जो चारों तरफ की बाउंड्री को बोलते हैं हम लोग रेलिंग, देख लिया। ठीक, ये आपको दिखाई देगा। अब देखिए, और नालियां कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। ठीक, और जितना भी सब कुछ था, वायलकूप, ये कहां थे, घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम लोगों के अवशेष बहुत ही कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी या कच्ची मिट्टी के या छप्पर के बने होने के कारण ज्यादातर समय तक नहीं टिपकाए। देखिए, मिट्टी और कच्ची मिट्टी का जो कोई सामान बना होगा तो उसका ज्यादा लंबे समय तक हमको एविडेंस नहीं मिलता, उसके कुछ साक्ष्य नहीं मिलते। लोहे की चीज है या फिर किसी पत्थर से बनी है, किसी खास धातु से बनी है, वो कई हजार तक आपका चल सकती है, उससे कुछ एविडेंस मिल सकते हैं। अगर जो कोई चीज घास फूस से बनी होगी, कितना चल जाएगी, 40-50 साल। ठीक, तो फिर भी हम लोग खोजने पर टिके हुए हैं, कुछ मिल जाए। और प्राचीन शहर के बारे में नाविकों और यात्रियों के विवरण भी हैं, यानी कि जो लोग आपका एक जगह से दूसरी जगह आपके नाम में बैठकर जो आपका क्या करते थे, यात्रा करते थे, वो कुछ लिखते थे। ऐसे में कुछ अज्ञात यूनानी है, और अज्ञात यूनानी ने ही क्या किया है, बेरी गाजा, देखिए भड़ूच जो पड़ता है आपका गुजरात में पड़ता है, और गुजरात का एक जगह है भुज वाले क्षेत्र में ही है भड़ूच बंदरगाह। ठीक, और यूनानी लोग भड़ूच को क्या बोलते थे, बेरी गाजा। क्या बोलते थे, बेरी गाजा बोलते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि बेरी गाजा किसका नाम है, भड़ूच बंदरगाह का ही नाम है। जहां भी पतन की बात आई, पतन का मतलब होता है पोर्ट से। क्लियर है। तो इसको आगे जो है शेष आपके समझाने की तरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए ही इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।